नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूपीपीसीएस मेंस 2019 पेपर फर्स्ट की इस शानदार क्लास में। अगर आपका सपना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकारी बनना, तो आज से ही आपकी तैयारी एक नए स्तर पर जाने वाली है, क्योंकि पेपर फर्स्ट केवल पढ़ने का विषय नहीं बल्कि उत्तर लिखने की कला और सही रणनीति का पेपर है। इस पूरी सीरीज में हम इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज और विश्व भूगोल जैसी सभी महत्वपूर्ण विषयों को यूपीपीसीएस मेंस के नवीनतम पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे। हर टॉपिक को सरल भाषा में समझेंगे और साथ ही टॉपर स्टाइल में उत्तर लेखन भी सीखेंगे। मेरा वादा है कि यहाँ आपको केवल जानकारी ही नहीं बल्कि परीक्षा में अंक दिलाने वाली तैयारी मिलेगी। तो अगर आप सच में ईपीपीसीएस 2026-27 में चयन चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। हर क्लास के बाद उत्तर लिखने का अभ्यास करें, क्योंकि सफलता केवल पढ़ने से नहीं बल्कि लिखने से मिलती है। तो चलिए बिना समय गवाए पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ ईपीपीसीएस मेंस पेपर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। अगर आपने ईपीपीसीएस मेंस के इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपको आगामी ईपीपीसीएस मेंस को लिखने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी प्रश्नों को आप सावधानी पूर्वक हल कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। हमें प्रयागराज के बारे में सांस्कृतिक विवरण बताना, क्या क्या राजनीतिक सामाजिक जुड़ाव था प्रयागराज से। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका को लिखेंगे। प्रयागराज प्राचीन नाम प्रयाग गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित भारत का प्राचीनतम तीर्थ है। पुराणों में इसे तीर्थराज कहा गया है। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं बौद्धिक दृष्टि से प्राचीन भारत में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं, क्योंकि प्रश्न को हमें 3 भागों में भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष के रूप में लिखना है। अब हम प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर किया जा सकता है। पहला पॉइंट है धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। संगम स्नान, यज्ञ तथा तीर्थ यात्रा की प्राचीन परंपरा का प्रमुख केंद्र है। वैदिक एवं ऋषि परंपरा का केंद्र ऋषि मुनियों के आश्रम, तपस्या तथा वेदाध्ययन का महत्वपूर्ण स्थल है। अब अगला पॉइंट है पौराणिक महत्व। मत्स्य, पद्म तथा एवं स्कंद पुराण में प्रयाग की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है कुंभ एवं माघ मेले की परंपरा। समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सांस्कृतिक परंपरा रही है। राजनीतिक एवं ऐतिहासिक महत्व। अशोक स्तंभ समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मौर्य गुप्त काल का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक समन्वय का केंद्र। विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों एवं परंपराओं के लोगों के मिलन का स्थल रहा है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। प्रयागराज प्राचीन भारत में केवल एक तीर्थ स्थल नहीं था, बल्कि धर्म, संस्कृति, ज्ञान, इतिहास एवं राष्ट्रीय एकता का जीवंत केंद्र था। इसकी संस्कृति विरासत भारतीय सभ्यता की समन्वयवादी एवं अखंड परंपरा का सशक्त प्रतीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। 600 से 300 ईसा पूर्व का काल भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण, महाजनपदों की उदय तथा आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का युग था। इस परिवर्तन के केंद्र में लौह प्रौद्योगिकी रही, जिसने कृषि, उद्योग, व्यापार एवं राज्य व्यवस्था को नई गति प्रदान की। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं।
मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका देखेंगे, क्या क्या भूमिका है। पहला पॉइंट है आर्थिक विकास के संदर्भ में लौह के हल, फाल एवं कुल्हाड़ी के प्रयोग से वनों की सफाई और नई भूमि कृषि योग्य बनी। अगला पॉइंट है कृषि उत्पादकता एवं अधिशेष उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे व्यापार और विनिमय का विस्तार हुआ। अगला पॉइंट है लौह उपकरणों के निर्माण से शिल्प एवं धातु उद्योग का विकास हुआ। वाराणसी, कौशाम्बी एवं राजगिरी जैसे नगरों का विकास हुआ, जिससे द्वितीय नगरीकरण को बल मिला। अगला पॉइंट है सामाजिक विकास के संदर्भ में अब हम देखते हैं कृषि एवं शिल्प आधारित व्यवसायों का विस्तार हुआ और श्रम विभाजन अधिक स्पष्ट हुआ। व्यापारियों एवं शिल्पकारों की श्रेणियों गिल्डों का विकास हुआ। अधिशेष उत्पादन के कारण राज्य की कर व्यवस्था सुदृढ़ हुई तथा महाजनपदों की शक्ति में वृद्धि हुई। अगला पॉइंट है आर्थिक समृद्धि ने बौद्ध एवं जैन धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलनों के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः 600 से 300 ईसा पूर्व में लौह खनिज भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के परिवर्तन का प्रमुख आधार बना। इसने कृषि विस्तार, नगरीकरण, व्यापारिक समृद्धि तथा सुदृढ़ राज्य व्यवस्था को जन्म देकर प्राचीन भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को नई दिशा प्रदान की। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने भारत को कच्चे माल के स्रोत तथा तैयार माल के बाजार में परिवर्तित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए, जिनके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पक्ष थे। पहला पॉइंट, अब भूमिका मुख्य भाग पर चलते हैं। पहले भारत के आर्थिक जीवन पर प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण देखते हैं। भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। वस्त्र उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। भारत कच्चे माल कपास, जूट, नील का प्रमुख निर्यातक बन गया। अगला पॉइंट है ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के आयात से स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। कृषि का व्यवसायीकरण बढ़ा, जिससे खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हुआ। धन निकासी, ड्रेन ऑफ वेल्थ के कारण पूंजी संचय बाधित हुआ। दादा भाई नौरोजी के अनुसार रेल, बंदरगाह एवं संचार का विकास मुख्यतः औपनिवेशिक व्यापारिक हितों के लिए हुआ। सीमित रूप से आधुनिक उद्योग, बैंकिंग तथा वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ, जिसने आगे चलकर औद्योगिकरण की आधार भूमि तैयार की। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत पर प्रभाव मिश्रित था, किंतु समग्रता इसने भारत की अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण किया, जिससे अविकसित, निर्धनता और निर्भरता बढ़ी। यही परिस्थितियां आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन और आर्थिक राष्ट्रवाद का आधार बनी। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। मलिन बस्तियां तीव्र शहरीकरण, अनियोजित प्रवासन तथा आवासीय असमानता का परिणाम है। इनमें स्वच्छ जल, स्वच्छता, आवास, स्वास्थ्य एवं परिवहन जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं का अभाव होता है। ऐसे में समावेशी नगर नियोजन सतत एवं न्यायपूर्ण शहरी विकास का प्रमुख माध्यम बनता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। मलिन बस्तियों के विकास में नगर नियोजन की भूमिका। समग्र स्लम उन्नयन द्वारा जलापूर्ति, सीवर, सड़क, विद्युत एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विकास, किफायती आवास योजनाओं के माध्यम से सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है भूमि उपयोग नियोजन द्वारा अतिक्रमण रोकना तथा हरित एवं सार्वजनिक स्थलों का विकास करना। अब अगले पॉइंट पर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामुदायिक केंद्रों की स्थापना से मानव विकास को बढ़ावा देना।
सार्वजनिक परिवहन एवं डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाकर आजीविका के अवसर सुलभ करना, जन भागीदारी आधारित नियोजन से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नगर नियोजन केवल भौतिक अवसंरचना का विकास नहीं बल्कि समावेशी, सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण शहरी जीवन सुनिश्चित करने का माध्यम है। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलें सहभागी एवं सतत नगर नियोजन के माध्यम से मलिन बस्तियों को विकसित, स्वास्थ्य एवं रहने योग्य बस्तियों में परिवर्तित कर सकती हैं। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप तथा इसे रोकने में महिलाओं की भूमिका का आकलन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यद्यपि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFS-5 के अनुसार राज्य की कुल प्रजनन दर TFR में कमी आई है, फिर भी क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताओं के कारण जनसंख्या वृद्धि की चुनौती बनी हुई है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिरूप देखेंगे। पश्चिमी एवं शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी, जबकि पूर्वी एवं बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च प्रजनन दर तथा कम आयु में विवाह प्रमुख कारण है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं की असमान उपलब्धता हमें देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है, शिशु मृत्यु दर में कमी से जनसंख्या संरचना में परिवर्तन, परंतु युवा आबादी का अनुपात अभी भी अधिक है। अब हम जनसंख्या वृद्धि रोकने में महिलाओं की भूमिका देखेंगे। महिला शिक्षा एवं जागरूकता से छोटे परिवार की प्रवृत्ति बढ़ती है। आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं रोजगार से विवाह एवं मातृत्व की आयु बढ़ती है। परिवार नियोजन साधनों के उपयोग तथा प्रजनन संबंधी निर्णयों में भागीदारी बढ़ी है। अगला पॉइंट है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा मिला है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच तथा लैंगिक समानता उत्तर प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण की सबसे प्रभावी रणनीति है। यही सतत एवं समावेशी विकास का आधार बनेगा। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग हम भूमिका लिखेंगे। जनजातियां भारत की सांस्कृतिक विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षक हैं। संविधान के अनुच्छेद 46, 5वीं एवं 6ठी अनुसूची तथा जनजाति उपयोजना जैसी व्यवस्थाओं के बावजूद उनका समग्र सशक्तिकरण अभी भी अनेक संरचनात्मक बाधाओं से प्रभावित है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाएं देखेंगे। क्या क्या बाधाएं? पहला पॉइंट है शिक्षा एवं स्वास्थ्य का अभाव, गुणवत्तापूर्ण विद्यालय, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, भूमि एवं वन अधिकारों का संकट, विस्थापन, खनन परियोजनाएं तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 का अपूर्ण क्रियान्वयन। हम अगला पॉइंट देखेंगे, आर्थिक पिछड़ापन, आजीविका के सीमित अवसर, ऋण एवं बाजार तक अपर्याप्त पहुंच। अगला पॉइंट है सामाजिक बहिष्करण, भेदभाव, सांस्कृतिक पहचान का क्षरण तथा मुख्य धारा से दूरी। अगला पॉइंट है कमजोर प्रशासनिक क्रियान्वयन, पेशा अधिनियम 1996 तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी पालन नहीं। अगला पॉइंट है डिजिटल एवं अवसंरचनात्मक अंतर, सड़क, इंटरनेट और बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। जनजाति सशक्तिकरण के लिए अधिकार आधारित विकास, प्रभावी शासन और सांस्कृतिक संरक्षण का समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है। वनाधिकार अधिनियम, पेशा का प्रभावी क्रियान्वयन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास तथा ग्राम सभाओं को अवास्तविक अधिकार देकर ही समावेशी एवं आत्मनिर्भर जनजाति विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है
हेरिटेज आर्क क्या है? पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। हेरिटेज आर्क उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पर्यटन पहल है, जिसके अंतर्गत आगरा, लखनऊ, वाराणसी को जोड़ते हुए राज्य की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक विरासत को एकीकृत पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देकर समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से हेरिटेज आर्क का महत्व देखेंगे। पहला पॉइंट है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, काशी विश्वनाथ, बड़ा इमामबाड़ा जैसे धरोहर स्थलों का संवर्धन। अगला पॉइंट है धार्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज तथा मथुरा, वृंदावन जैसे तीर्थों से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना। अगला पॉइंट है रोजगार एवं स्थानीय अर्थव्यवस्था। होटल, हस्तशिल्प, परिवहन तथा स्थानीय उत्पादों को नया बाजार। अगला पॉइंट है अवसंरचना विकास। सड़क, रेल, हवाई संपर्क तथा पर्यटन सुविधाओं का विस्तार। अगला पॉइंट है वैश्विक पहचान। उत्तर प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर सुदृढ़ स्थान प्राप्त होता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। निष्कर्ष है हेरिटेज आर्क केवल पर्यटन परिपथ नहीं बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक विकास एवं स्थानीय रोजगार का प्रभावी माध्यम है। सतत पर्यटन विरासत संरक्षण और आधुनिक अवसंरचना के समन्वय से यह उत्तर प्रदेश को भारत का प्रमुख पर्यटन केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। विभाजन 1947 तथा तिब्बती एवं अन्य शरणार्थियों के आगमन के दौरान उत्तर प्रदेश ने बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को आश्रय दिया। राज्य की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों ने उनके पुनर्वास को सुगम बनाया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में शरणार्थियों के बसने के प्रमुख भौगोलिक कारक। उपजाऊ गंगा यमुना का मैदान कृषि एवं आजीविका के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। प्रचुर जल संसाधन, गंगा यमुना, घाघरा, गोमती आदि नदियां जीवन एवं कृषि के लिए अनुकूल हैं। अगला पॉइंट है समतल स्थलाकृति आवास, सड़क तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास में सहायक रही है। अनुकूल जलवायु वर्ष भर निवास एवं कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त है। विकसित परिवहन नेटवर्क, रेल, सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग रोजगार और व्यापार की संभावनाएं बढ़ाते हैं। प्रमुख नगरों लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा, गाजियाबाद आदि में उद्योग, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की निकटता ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः उत्तर प्रदेश की अनुकूल भौतिक भूगोल संसाधन, संपदा, विकसित परिवहन व्यवस्था तथा आर्थिक अवसरों ने शरणार्थियों के सफल पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि राज्य के विभिन्न भाग शरणार्थियों के अस्थायी बसाव के प्रमुख केंद्र बने। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरी भागों पर होती है एवं स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। कारण सहित स्पष्ट करें। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत तीव्र निम्न दाब वाले मौसमी तंत्र हैं, जिनकी उत्पत्ति मुख्यतः 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तापमान वाले उष्ण महासागरों के ऊपर होती है। इनकी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत समुद्री जल से प्राप्त गुप्त ऊष्मा होती है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरी भागों पर होने के कारण देखें। क्या क्या कारण है? समुद्र की ऊष्मा एवं जलवाष्प का निरंतर उपलब्ध होना, जलवाष्प के संघनन से गुप्त ऊष्मा का मुक्त होना, जिस
से चक्रवात को ऊर्जा मिलती है। उच्च आर्द्रता एवं निम्न दाब का विकास कोरियाइज बल के कारण वायु का चक्राकार घूर्णन। अब हम स्थलीय भागों पर पहुंचते ही चक्रवात के क्षीण होने के कारण देखेंगे क्या क्या कारण है। समुद्र से मिलने वाली उष्मा एवं नमी की आपूर्ति समाप्त हो जाती है। स्थल पर घर्षण अधिक होने से वायु की गति कम हो जाती है। पर्वतीय एवं असमतल स्थलाकृति चक्रवात की संरचना को बाधित करती है। शुष्क वायु के प्रवेश से संघनन एवं वर्षा की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात समुद्र से प्राप्त उष्मा एवं आर्द्रता पर निर्भर प्राकृतिक तंत्र हैं। स्थलीय भागों पर ऊर्जा स्रोत समाप्त होने तथा घर्षण बनने के कारण एक क्रमशः कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तटीय क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली, आपदा प्रबंधन एवं तटीय संरक्षण को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं का 100 उदाहरण सहित विवरण दें। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। लघु सिंचाई परियोजनाएं वह परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से सीमित लागत और कम समय में स्थानीय जल संसाधनों का उपयोग कर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने, वर्षा पर निर्भरता कम करने तथा किसानों की आय में वृद्धि हेतु इनका विशेष महत्व है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लघु सिंचाई परियोजनाएं। पहला है नलकूप परियोजनाएं। पूर्वांचल एवं मध्य उत्तर प्रदेश में राजकीय एवं निजी नलकूपों द्वारा सिंचाई, तालाब एवं पोखर पुनर्जीवन, अमृत सरोवर योजना तथा पारंपरिक तालाबों का पुनर्जीवन। अगला पॉइंट है चेक डैम एवं लघु बांध। बुंदेलखंड में वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण। अगला पॉइंट है लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं। नदी किनारे क्षेत्रों में पंपों द्वारा जल उठाकर सिंचाई। सूक्ष्म सिंचाई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणाली का विस्तार। अगला पॉइंट है कुओं एवं बोरवेलों का विकास। छोटे एवं सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। लघु सिंचाई परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में हर खेत को पानी तथा जल संरक्षण आधारित सतत कृषि की आधारशिला है। इनका वैज्ञानिक विस्तार, भूजल प्रबंधन तथा आधुनिक सिंचाई तकनीकों के समन्वय से कृषि उत्पादन, जल दक्षता एवं किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित की जा सकती है। अब हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। वैदिक शिक्षा व्यवस्था प्राचीन भारत की ऐसी समग्र शिक्षण प्रणाली थी जिसका उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक विकास के माध्यम से आदर्श नागरिक का निर्माण करना था। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं देखें क्या क्या विशेषताएं हैं। गुरुकुल प्रणाली पर आधारित आवासीय शिक्षा, गुरु शिष्य परंपरा तथा व्यक्तिगत शिक्षण पर बल, चरित्र निर्माण, अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों का विकास, समग्र शिक्षा वेद, दर्शन, गणित, आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि का अध्ययन, स्वावलंबन एवं श्रम की प्रतिष्ठा पर विशेष जोर, मौखिक परंपरा तथा स्मरण मनन की पद्धति का उपयोग। अब हम वर्तमान में इसकी सार्थकता देखेंगे क्या क्या सार्थकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र एवं मूल्य परक शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। नैतिक शिक्षा, पर्यावरण चेतना, योग एवं भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रासंगिकता बढ़ी है। समीक्षा हम देखेंगे जाति एवं लिंग आधारित सीमाएं तथा वैज्ञानिक अनुसंधान की सीमितता जैसी कमियों के कारण इसे आधुनिक, समावेशी एवं वैज्ञानिक शिक्षा के साथ संतुलित रूप में अपनाना आवश्यक है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं।
वैदिक शिक्षा व्यवस्था के चरित्र निर्माण, नैतिकता, अनुशासन और समग्र व्यक्तित्व विकास जैसे तत्व आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। अतः आधुनिक विज्ञान एवं तकनीक के साथ इनके समन्वय से ही गुणवत्तापूर्ण और मूल्यनिष्ठ शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन की योगदान का परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार हम भूमिका लिखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी के करो या मरो के आह्वान पर प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। यद्यपि यह आंदोलन अल्पकाल में दमन का शिकार हुआ, फिर भी स्वतंत्रता संघर्ष में इसका योगदान अत्यंत निर्णायक रहा है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का योगदान देखते हैं। इस आंदोलन ने पूर्ण स्वतंत्रता को राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्थापित कर दिया। जन सामान्य, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों एवं श्रमिकों की व्यापक भागीदारी से यह जन आंदोलन बन गया। अनेक स्थानों पर समानांतर राष्ट्रीय सरकारों, बलिया, सतारा, तामलुक आदि की स्थापना हुई, जिससे स्वशासन की क्षमता प्रदर्शित हुई। ब्रिटिश प्रशासन की वैधता और नियंत्रण को गंभीर चुनौती मिली। आंदोलन के दमन के बावजूद भूमिगत संगठनों ने स्वतंत्रता संघर्ष की निरंतरता बनाए रखी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन को यह स्पष्ट हो गया कि भारत पर लंबे समय तक शासन बनाए रखना संभव नहीं है। अब हम सीधे सीमाएं देखेंगे। शीर्ष नेतृत्व की तत्काल गिरफ्तारी से आंदोलन का समन्वय प्रभावित हुआ। सैन्य शक्ति के कारण आंदोलन तत्काल स्वतंत्रता दिलाने में सफल नहीं हुआ। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को निर्णायक दिशा प्रदान की। इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी तथा 1947 में भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। इसलिए इसे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का अंतिम और सबसे व्यापक जन आंदोलन माना जाता है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मानवता ने अभूतपूर्व विनाश का अनुभव किया। इसके परिणाम स्वरूप अस्थायी विश्व शांति, सामूहिक सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक वैश्विक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं का विकास किया गया। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विश्व शांति हेतु प्रमुख प्रयास देखें। क्या क्या प्रयास है? संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 1945 में, सामूहिक सुरक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान तथा शांति स्थापना अभियानों का संचालन। अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा। 1948 मानव गरिमा एवं अधिकारों की वैश्विक सुरक्षा। अगला पॉइंट है परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी एवं सीटीबीटी जैसे प्रयास परमाणु हथियारों के प्रसार पर नियंत्रण रखता है। ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं, विश्व बैंक एवं आईएमएफ आर्थिक स्थिरता और विकास द्वारा संघर्ष की संभावनाओं में कमी दिखाई दी। एवं क्षेत्रीय संगठन जैसे यूरोपीय संघ, ईयू, आसियान तथा अफ्रीकी संघ ईयू ने क्षेत्रीय सहयोग एवं शांति को बढ़ावा दिया। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। यद्यपि शीत युद्ध, आतंकवाद तथा क्षेत्रीय संघर्ष जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं, फिर भी संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय सहयोग की संस्थाओं ने वैश्विक शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वसुंधैव कुटुंबकम की भावना तथा बहुपक्षवाद ही अस्थायी विश्व शांति का आधार बन सकते हैं। और हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन का तार्किक विश्लेषण कीजिए।
सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम एवं निरंतर विकसित होने वाली संस्कृति है। यहाँ भाषा, धर्म, जाति, वेशभूषा, भोजन तथा परंपराओं की व्यापक विविधता होने के बावजूद साझा सांस्कृतिक मूल्यों ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाया है। इसी कारण भारत को विविधता में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण कहा जाता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। विविधता के प्रमुख आयाम देखेंगे, क्या क्या आयाम हैं। 22 अनुसूचित भाषाएं तथा सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं। विभिन्न धर्म, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि। भिन्न भिन्न वेशभूषा, खान पान, लोक कला एवं नृत्य परंपराएं। विविध भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियां। अब हम एकता के प्रमाण एवं उदाहरण देखेंगे। संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है। दीपावली, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस जैसे पर्व सामूहिक सद्भाव से मनाए जाते हैं। कुंभ मेला, चार धाम यात्रा तथा सूफी दरगाहों पर सभी समुदायों की सहभागिता दिखाई देती है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा, राष्ट्रगान तथा स्वतंत्रता संग्राम की साझा विरासत राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी पहल सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देती है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय संस्कृति की वास्तविक शक्ति उसकी विविधताओं को स्वीकार करते हुए उन्हें एक साझा राष्ट्रीय पहचान में समाहित करने की क्षमता है। यही समन्वय, सहिष्णुता एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारत को विविधता में एकता का अद्वितीय वैश्विक उदाहरण बनाती है। हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है धर्म तथा निर्जाति हिंसा की राजनीति। मूलतः धर्मनिरपेक्षतावाद तथा धर्मनिरपेक्षीकरण की राजनीति है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। धर्मनिरपेक्षवाद का उद्देश्य राज्य को सभी धर्मों के प्रति समान एवं निष्पक्ष रखना है, जबकि धर्मनिरपेक्षीकरण समाज में धार्मिक प्रभाव के क्रमिक ह्रास की प्रक्रिया है। किंतु अनेक विद्वानों जैसे आशुतोष बार्ष्णेय, पाल ब्रास के अनुसार धर्म एवं निर्जाति हिंसा केवल धार्मिक मतभेदों का परिणाम नहीं बल्कि सत्ता, संसाधनों और पहचान की राजनीति से भी प्रेरित होती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। कथन के समर्थन में पहले देखेंगे धर्मनिरपेक्ष राजनीति में पहचान आधारित प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर धार्मिक एवं निर्जाति ध्रुवीकरण होता है। चुनावी लाभ हेतु धर्म और जाति अस्मिता का राजनीतिक उपयोग हिंसा को बढ़ा सकता है। अगला पॉइंट है आधुनिक राष्ट्र राज्य में संसाधनों एवं प्रतिनिधित्व की प्रतिस्पर्धा धार्मिक संघर्ष का रूप ले सकती है। अगला पॉइंट है समालोचनात्मक विश्लेषण देखेंगे। सभी धार्मिक या निर्जाति हिंसा का कारण धर्मनिरपेक्षीकरण नहीं होता। ऐतिहासिक, आर्थिक, सामाजिक असमानताएं तथा प्रशासनिक विफलता भी प्रमुख कारण है। भारत का संवैधानिक धर्मनिरपेक्षवाद अनुच्छेद 14, 15, 25, 28 विविधता के शांतिपूर्ण अस्तित्व को प्रोत्साहित करता है। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः यह कथन आंशिक रूप से ही सही। धर्म एवं निर्जाति हिंसा को केवल धर्मनिरपेक्षवाद का परिणाम मानना उचित नहीं होगा। प्रभावी शासन, सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों तथा संवाद आधारित समावेशी राजनीति ही अस्थायी सामाजिक सद्भाव का आधार है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियां तथा संसाधन ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर हस्तांतरित होते हैं और सारी जीवन शैली का विस्तार होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सतत एवं नियोजित नगरीकरण ही समावेशी विकास का आधार है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। नगरीकरण की परिभाषा देखें। नगरीकरण जनसंख्या के सारे क्षेत्रों में बढ़ते संकेंद्रण तथा कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से उद्योग एवं सेवा आधारित अर्थव्यवस्था की ओर
संक्रमण की प्रक्रिया है। अब हम बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं? अनियोजित विस्तार से मलिन बस्तियों एवं आवास संकट में वृद्धि, जल स्वच्छता, परिवहन तथा स्वास्थ्य जैसी नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव, वायु जल एवं ध्वनि प्रदूषण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याएं, यातायात जाम, बेरोजगारी एवं अपराध में वृद्धि, हरित क्षेत्रों में कमी तथा शहरी उष्मादीपी प्रभाव, सामाजिक असमानता एवं संसाधनों के असंतुलित वितरण की समस्या। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। नगरीकरण विकास का आवश्यक माध्यम है, किंतु इसे स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, सतत शहरी नियोजन तथा जन भागीदारी के माध्यम से संतुलित एवं समावेशी बनाया जाना चाहिए, ताकि आर्थिक प्रगति के साथ बेहतर जीवन गुणवत्ता और सतत विकास सुनिश्चित हो सके। अब हम सीधे अगले प्रश्नों पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा मैदान में ग्रामीण आदिवासियों के प्रकारों का क्षेत्रीय वितरण की विवेचना कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक उपजाऊ एवं सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यहाँ ग्रामीण आदिवासियों का स्वरूप, भौतिक दशाओं, जल उपलब्धता, मृदा, बाढ़ तथा सामाजिक आर्थिक कारकों के अनुसार क्षेत्रीय रूप से भिन्न भिन्न पाया जाता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। गंगा मैदान में ग्रामीण आदिवासियों का क्षेत्रीय वितरण देखेंगे। पहला पॉइंट है सघन आदिवासी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा मध्य गंगा मैदान में उपजाऊ भूमि, सिंचाई, परिवहन एवं सामुदायिक कृषि के कारण अर्ध सघन आदिवासी। अगला पॉइंट है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के अनेक भागों में जनसंख्या वृद्धि एवं भूमि विभाजन के प्रभाव से बढ़ा है। अगला पॉइंट है विस्तृत बिखरे आदिवास। तराई क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त भाग तथा गंगा घाघरा के दियारा क्षेत्र में जल भराव, बाढ़ एवं मलाच्छादन के कारण हमें दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट है पूर्वा टोला प्रकार के आदिवासी। बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाति एवं सामाजिक संरचना के आधार पर छोटे छोटे समूहों में। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। गंगा मैदान में ग्रामीण आदिवासियों का वितरण प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की संयुक्त देन है। सतत ग्रामीण विकास, बाढ़ प्रबंधन, बेहतर आधारभूत सुविधाएं तथा संतुलित क्षेत्रीय नियोजन इन आदिवासियों के समावेशी एवं टिकाऊ विकास के लिए आवश्यक है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है वायु की अपरदनात्मक तथा निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। वायु शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रमुख भू आकृतिक कारक है। यह अपघर्षण, अवतलन तथा संघर्षण के माध्यम से अपरदन तथा कणों के निक्षेपण द्वारा विशिष्ट भू आकृतियों का निर्माण करती है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। वायु की अपरदनात्मक भू आकृतियां। पहला है मशरूम शिला, निचले भाग के अधिक अपरदन से छत्राकार शिला। यारडाग समानांतर लंबी एवं सक्रिय सेल रिज है। अब हम जीवगेन देखेंगे। कठोर एवं मुलायम चट्टानों के असमान अपरदन से बनी आकृति। हम वातगर्त, कणों के उड़ जाने से बने अवसाद। अब हम सीधे वायु की निक्षेपात्मक भू आकृतियां देखेंगे। पहला है बालुका स्तूप, बरखान, अंधेर, अनुप्रस्थ एवं पर वलयाकार बालुका स्तूप। लोयस, महीन धूल के व्यापक निक्षेप जो अत्यंत उपजाऊ होते हैं। अब हम रेतीली चादर, विस्तृत समतल रेतीला निक्षेप। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। वायु द्वारा निर्मित भू आकृतियां मरुस्थलीय परिदृश्य की प्रमुख विशेषता हैं। इनका अध्ययन मरुस्थलीकरण, भूमि प्रबंधन तथा पर्यावरणीय नियोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराओं पर उनकी उत्पत्ति के कारण सहित एक क्रमबद्ध लेख लिखिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। उत्तरी हिंद महासागर, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी की जलधाराएं विश्व की अन्य महासागरीय धाराओं से भिन्न हैं, क्योंकि इनका प्रवाह मानसूनी पवनों के प्रभाव से ऋतुओं के अनुसार दिशा बदलता है। अब हम सीधे मुख्य भाग पर चलते हैं। उत्तरी हिंद महासागर की प्रमुख जलधाराएं एवं उत्पत्ति के कारण देखें क्या क्या कारण है। पहला पॉइंट है दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा, जून सितंबर। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला पॉइंट है उत्तर पूर्व मानसून धारा, नवंबर फरवरी। उत्तरी पूर्वी शुष्क पवनों के प्रभाव से पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला पॉइंट है सोमाली धारा, ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण उत्तर की ओर तथा शीत ऋतु में विपरीत दिशा में बहती हैं। अगला पॉइंट है पश्चिमी भारत तटीय धारा एवं पूर्वी भारत तटीय धारा मानसून के अनुसार दिशा बदलती हैं। अब हम उत्पत्ति के प्रमुख कारण देखेंगे। मानसूनी पवनों का मौसमी परिवर्तन, पृथ्वी का घूर्णन, कोरियालिस बल प्रभाव, तापमान एवं लवणता में अंतर, समुद्र स्तर एवं दाब प्रवणता का अंतर, तट रेखा एवं महासागरीय बेसिन की संरचना के आधार पर हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं मानसूनी परिसंचरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। इनका प्रभाव जलवायु, मत्स्य संसाधन, समुद्री व्यापार तथा तटीय पारिस्थितिकी पर पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इन धाराओं का अध्ययन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। अब हम सीधे अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारत के तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। महासागर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विशाल स्रोत है। बढ़ती ऊर्जा मांग, ऊर्जा सुरक्षा तथा हरित विकास के संदर्भ में भारत के लगभग 7500 किलोमीटर लंबे तट और विस्तृत विशेष आर्थिक क्षेत्र महासागरीय ऊर्जा के दोहन की व्यापक संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। अब हम सबसे पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग भूमिका लिखेंगे। मुख्य भाग पर चलते हैं। महासागरीय प्रमुख ऊर्जा संसाधनों के बारे में देखेंगे। महासागरों के प्रमुख ऊर्जा संसाधन, पहला पॉइंट है अपतटीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मुंबई, हाई, कृष्णा, गोदावरी बेसिन में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है ज्वारी ऊर्जा, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा सुंदरबन क्षेत्र में अधिक। अगला पॉइंट है तरंग ऊर्जा, केरल, लक्षद्वीप एवं पश्चिमी तटों पर। अगला पॉइंट है महासागरीय तापीय ऊर्जा, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार के निकट। अगला पॉइंट है अपतटीय पवन ऊर्जा, गुजरात एवं तमिलनाडु तट पर। अगला पॉइंट है गैस हाइड्रेट, कृष्णा, गोदावरी तथा अंडमान बेसिन में संभावनाएं हैं। अब हम समीक्षात्मक पक्ष के बारे में देखेंगे। ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार एवं ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना, किंतु उच्च लागत, उन्नत तकनीक का अभाव, पर्यावरणीय प्रभाव तथा चक्रवात जैसी प्राकृतिक चुनौतियां प्रमुख बाधाएं हैं। अब हम सीधे निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति, ब्लू इकोनॉमी तथा स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों के अनुरूप आधुनिक तकनीक, निजी निवेश और पर्यावरणीय संतुलन के साथ महासागरीय ऊर्जा का सतत विकास भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। स्टडी आईएएस में धन्यवाद। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लिया तो आपको आगामी ईपीपीसीएस मेंस लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।